Hello aspirants, welcome to the channel, your UPSC notes. I hope you all are doing great and going strong with your preparation and with your health. So let's start today's topic. This topic is related to history. It's a history topic. Here I'm going to tell you what led to rise of modern nationalism, the factors responsible for modern nationalism. मॉडर्न नेशनलिज्म क्या है, मतलब हम किस कंसेप्ट में रहते थे, राजा एंड प्रजा की कंसेप्ट में. देवर डिफरेंट किंगडम्स और उनकी प्रजा होती थी. राजा और प्रजा का कंसेप्ट इंडिया में जो प्रेवलेंट था, उससे अलग जब ब्रिटिशर्स आए तो एक मॉडर्न नेशनलिज्म का राइज हुआ. तो लेट्स सी व्हाट फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडर्न नेशनलिज्म. तो पहले हम देख लेते हैं इंटरनेशनल फैक्टर्स. तो इंटरनेशनल फैक्टर्स क्या थे? वर्ल्ड वाइड अपसर्ज ऑफ कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म. क्योंकि ब्रिटिश क्या था, ब्रिटिशर्स ने सिर्फ इंडिया में कॉलोनीज नहीं बनाई थी, उन्होंने ना ऑलमोस्ट मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पे उन्होंने कॉलोनीज बना रखी थी. ब्रिटिश, फ्रेंच, एंड दे वर बेसिकली यूरोपियन, सम यूरोपियन ने ये कॉलोनीज बना रखी थी. तो सब जगह कहीं ना कहीं एक डिसकंटेंट था इन ऑल द कॉलोनीज ऑफ द वर्ल्ड, वेदर इट वाज ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका को ऑलरेडी इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी. बाय द टाइम वी स्टार्टेड डिस्कवरिंग नेशनलिज्म, तो उसका भी इम्पैक्ट इंडिया पे आया, यहाँ के लोगों पे आया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड नेशनलिज्म, जो हमारा इंटरेस्ट है विच इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ द कॉलोनाइजर्स. तो वर्ल्ड वाइज ये एक ऐसा होता है ना, ज्वालामुखी की तरह फूट रहा है, कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म आया, तो उसका इम्पैक्ट इंडियंस पे पड़ा. एंड द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इनिशिएटेड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ? राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का एक कंसेप्ट जो हुआ, उसने भी लोगों को बहुत इम्पैक्ट किया. जो एजुकेटेड क्लास थी बेसिकली अक्रॉस द वर्ल्ड, उसका इम्पैक्ट भी बहुत हैवी था कि हम जो है, हमारा लैंड है, हम डिसाइड करेंगे, वी विल डिसाइड व्हाट वी वांट, नॉट सम other people who are ruling us, who have come to rule us from a foreign land. So these were the international factors at that point of time too, which gave rise to modern nationalism in India. And what was the national factor? That is internal factors. क्या थे? So internal factors were understanding of contradiction in Indian and colonial interest. पहले क्या होता था? Before Britishers came, आपस में राजा जैसे मुगल्स हैं, मुगल्स में डिफरेंट सेक्शंस जो मुगलों ने दे दिया है अपनी कुछ टेरिटरी उसको गवर्न करने के लिए, तो उनका वो रिवोल्ट कर देते थे, ये हो जाता था. फिर देन मराठास बोलते हैं, राजपूत बोलते हैं, कि आपस में ही लड़ते रहते थे. दे हैव डिफरेंट इंटरेस्ट. बट जब ब्रिटिश आए ना, और उन्होंने अपना जाल इस तरह बिछाया कि इन सबको समझ में आ गया, नो वी समवेयर वी ऑल आर सेम, हमारे एक कॉमन एनिमी है विच इज़ ब्रिटिशर्स. तो वो उनका इंटरेस्ट ही अलग है, उनका कॉलोनियल इंटरेस्ट है, उनको हमसे, हमारे इस लैंड से मतलब नहीं है, उनको बस अपने प्रॉफिट से मतलब है, यहाँ के लोगों से नहीं है. तो ये सभी ने रियलाइज़ किया समवेयर. तो लोगों में एक यूनिटी आई, एक नेशनलिज्म की फीलिंग आई, जिसने लोगों को बाइंड किया, यहाँ के लोगों को, किंग्स को. द बाइंडिंग फैक्टर वाज देयर, और डिफरेंशिएट किया कि हम सबका इंटरेस्ट अलग है, इवन दो वी डोंट अलाइन विथ ईच अदर, और बट हमारा जो हमें रूल करने आए हैं, जो ब्रिटिशर्स आए हैं, उनका फैक्टर, उनका इंटरेस्ट अलग है. तो ये बहुत क्लियर हो गया है, राइट? This feeling and this clarity gave rise to modern nationalism. The second part is political, administrative and economic unification of the country. What does that mean? जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इंडिया को पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड इकोनॉमिकली यूनिफाई कर दिया कंट्री को. पहले इतना यूनिफिकेशन नहीं था. Why? Because पॉलिटिकली कैसे कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आने लगी, लाइक INCI, इस तरह बहुत सारी, पहले लोकल लेवल पे, देन नेशनल लेवल पे, जो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स थी. लोगों का इंटरेस्ट, दिस वाज एंटी ब्रिटिश. बहुत सारी जो लोग जो थे, दे गॉट यूनाइटेड to fight against the British. तो
पॉलिटिकल एक स्ट्रक्चर और जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर था ब्रिटिश का, जैसे सिविल सर्विसेज वो लाए, जुडिशियरी सिस्टम, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, वो भी कहीं ना कहीं बाइंड एक यूनिफाई कर रहा था, एक तरीके से पूरा देश का शासन चलाने की कोशिश कर रही थी. एंड सेम विद द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, द पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री. फॉर एग्जाम्पल, economic fate of people from different region got tied together. पहले क्या था, लोग subsistence जो farming होती थी और आपस लोकल में they used to fulfill each other's need, locally. But फिर जब ब्रिटिश आए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंटरनली जो उन्होंने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, या जो रॉ मटेरियल्स ले जाते थे, एंड देन चीज़ों की कमी होने लगी, लोग अपनी सब्सिस्टेंस के लिए ग्रो नहीं कर पा रहे थे, उसमें सप्रेस थे, जो अनजस्ट जो उनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम था. तो उससे क्या हुआ, अगर कहीं भी क्रॉप फेलियर हो रहा है तो एक रीजन में दूसरे रीजन में लोग प्राइसेस यहाँ की इम्पैक्ट हो रही हैं. तो ये इकोनॉमिक यूनिफिकेशन का एक एग्जाम्पल है. मोबिलाइजेशन ऑफ लीडर्स थ्रू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, दिस ऑल्सो इज example of political, administrative and economic unification of the country. This also led to the rise of modern nationalism. Modern nationalism का मतलब एक फीलिंग आना लोगों के अंदर, एक देशभक्ति की भावना जागृत होना और एक यूनिटी की फीलिंग आना कि हम सभी एक हैं. The next point that gave rise to modern nationalism is the Western thought and education. Western thought and education led to assimilation of Western ideas and communication between leaders from different linguistic region. पहले क्या था, जो कन्नड़ थे वो अपनी लैंग्वेज बोल रहे थे, जो यूपी के लोग थे वो अपनी हिंदी भोजपुरी में बोल रहे थे, बंगाली भाषा थी उसे कोई समझ नहीं रहा था, गुजराती में बोल रहे थे, पंजाबी, different languages were people were speaking different languages from different region. तो यूनिफिकेशन नहीं था. बट जब वेस्टर्न थॉट और उनकी एजुकेशन आई, उनको पढ़ा लोगों ने, एक जो उनकी आइडियाज़ को पढ़ा, एक लैंग्वेज जो इंग्लिश कम्युनिकेशन ऑफ लैंग्वेज डेवलप हुई, इससे क्या हुआ, डिफरेंट जो रीजन्स के लोग थे, लिंग्विस्टिक के लोग थे, अंडरस्टैंडिंग के, उनके बीच में कम्युनिकेशन बढ़ा. दे स्टार्टेड एक्सचेंजिंग देयर आइडियाज़, दे थॉट. सबको फिर लगने लगा भाई हम भी तो यही फील कर रहे हैं. पहले फील तो वही करते थे कि ओके ब्रिटिशर्स आर एक्सप्लॉइटर, बट वो कम्युनिकेट कैसे करें दूसरों को, एक दूसरे की भाषा नहीं समझ आ रही है तो. बट अब उनके पास एक कॉमन लैंग्वेज थी जिसमें बता रहे ओके वॉट एवर यू आर थिंकिंग इज राइट, द सेम आई हैव द फीलिंग, लेट्स गेट यूनाइटेड एंड फाइट देम. तो वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन से और कम्युनिकेशंस जो डिफरेंट लिंग्विस्टिक के लोग थे, लीडर्स थे, उनका कम्युनिकेशन बढ़ा एंड मॉडर्न नेशनलिज्म का राइज हुआ. एंड देन रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर. प्रेस, ऑब्वियसली ब्रिटिश ने प्रेस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, तो प्रेस और जो लिटरेचर मतलब जो राइटिंग, लोग फिर लिखने लगे, उससे भी क्या हुआ, एसिमिलेशन ऑफ मॉडर्न आइडियाज एंड अनमास्किंग इल इंटेंशंस ऑफ British and uniting people from different corners of the country. तो लोग लिख के जो प्रेस की वजह से, लिटरेचर की वजह से लिख के लोगों को बताया जाने लगा कि ओके द ब्रिटिशर्स के इंटेंशन सही नहीं है, वो हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं करने आए हैं, वो सिर्फ अपने मकसद से, अपना व्यापार और अपना धन कमाने, पैसे के लिए आए हैं. दे डोंट हैव एनी अदर future plans for us in our interest, it's only their interest. ये लोगों को बताया जाने लगा थ्रू प्रेस, थ्रू राइटिंग्स, लोगों को अवेयर कराया जाने लगा. तो जब लोग पढ़ने लगे, जानने लगे, तो लोगों को ब्रिटिश का ट्रू इंटेंशन समझ में आने लगा. तो लोग तो मासेस में ये चीज़ें पहुंची जो पहले कुछ एजुकेटेड लोगों के पास थी, जो वेस्टर्न एजुकेशन लेकर आए थे, जो उनकी समझ थी, उन्होंने अपनी समझ को लोकल लैंग्वेजेस में masses तक पहुंचाई, which was also very important, which helped in rise of the modern nationalism. And then rediscovery of India's past gave psychological boost, self-respect and confidence among its people. तो ये this fifth point is also related to sixth point, कि जब लोग लिखने लगे, लिटरेचर पब्लिश होने लगा, तो ब्रिटिश की कमियां और मॉडर्न आइडियाज़, जो वेस्टर्न मॉडर्न आइडियाज़ जो हमें अपनाने चाहिए थे ब्रिटिश को हराने के लिए, इसके अलावा
फिर ये भी डिस्कवर किया जाने लगा, लिख के बताया जाने लगा कि हमारा पास्ट बहुत ग्लोरियस था. In the past, India was not like this. We were not slaves like this. We have a glorious past. हमारे अंदर वो पावर है, वो सेल्फ रेस्पेक्ट की फीलिंग और कॉन्फिडेंस इससे लोगों की बूस्ट हुई कि यस वी कैन फाइट. वी आर नॉट सेकेंडरी सिटीजन. वी शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक एनिमल्स. वी शुड नॉट पहले क्या था, लोग करते अरे ये तो अभी भी वो फीलिंग है ना, अंग्रेज हैं तो हमसे बेटर होंगे. वो जो फीलिंग सीप इन हुई थी उसको निगेट करने के लिए फिर लिटरेचर लिखा जाने लगा कि नो, वी आर इन फैक्ट वेरी सुपीरियर पीपल इन टर्म्स ऑफ आवर नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी हैव. इट इज जस्ट विथ टाइम वी हैव लॉस्ट और फॉरगॉटन इट. So this also helped in rise of modern nationalism. Then progressive character of socio-religious reforms. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट क्यों है कि जब सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स आए ना, तो जो रिफॉर्मर थे, आप ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 200 साल के पहले की बातें हो रही हैं मोस्टली. 200 साल 150 साल 100 साल. तो उस समय जो रिफॉर्मर्स थे इतने ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे कि उन्होंने, आज तो हम ऊपर ही नहीं उठ पाते, कास्ट जेंडर ये वो, क्या पहनना है क्या खाना है, इसके ऊपर अभी हम आज भी फंसे हैं इवन आफ्टर इंडिपेंडेंट. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे वर सो प्रोग्रेसिव कि हर धर्म में अपने जो उनमें कमियां थी उसको दूर करने के लिए लोग, लाइक आर्य समाज हो, ब्रह्म समाज हो, या तो लाइक सर सैयद अहमद खां हो, तो ये एजुकेशन पे फोकस कर रहे थे. जो उन्हें लग रहा था कि उनके रिलीजियस में कमियां हैं उसको दूर करके उनका जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मेशन वो लाना चाहते थे कि मॉडर्न एजुकेशन मिले, हम ज़्यादा सुपरस्टिशन में नहीं जाएं. जो ब्रिटिशर्स को देखें भी कि व्हाट इज़ गुड इन देम एंड देन वी शुड टेक इट फ्रॉम देम एंड वी शुड एडुकेट आवरसेल्फ. तो उन्होंने ऑर्थोडॉक्स नहीं किया हमें कि हमें बहुत पीछे नहीं ले गए, हमें आगे के लिए ले आने के लिए उनकी रिफॉर्म मूवमेंट्स का, कि हम आपस में नहीं लड़ें कास्ट लाइन पे या डिफरेंट रिलीजन पे, हम आपस में ही लड़ेंगे तो उनको क्या फाइट करेंगे. तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स वर वेरी प्रोग्रेसिव. दैट ऑल्सो हेल्प्ड इन, जब सभी लोग, हर धर्म के लोग एडुकेटेड हो गए, छोटी छोटी बैरियर्स को क्रॉस करके दे गॉट यूनाइटेड टुगेदर इन देयर फाइट विद द ब्रिटिशर्स. Then next, rise of middle class intelligentsia which had sense of unity for a purpose and hope. तो middle class को क्या चाहिए, उसको तो expand करने के लिए, अपनी needs को fulfill करने के लिए उसको space चाहिए, उसको economic growth चाहिए, और उनको एक purpose भी मिल गया कि नहीं, हमें ये सब पाने के लिए, इंडिपेंडेंस पाने के लिए, अपने खुद को एक्सपैंड करने के लिए ब्रिटिश से छुटकारा ज़रूरी है, हम इनके शासन में ये नहीं कर सकते हैं. सो दे बिकेम होपफुल, दे ऑल्सो गॉट यूनाइटेड. एंड देन रिएक्शनरी पॉलिसीज एंड रेशियल एरोगेंस ऑफ रूलर्स. तो ब्रिटिशर्स क्या थे, वो इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं, दे वर वेरी एरोगेंस और बहुत रिएक्टिव पॉलिसीज. फॉर एग्जाम्पल लाइक Ilbert Bill regarding judicial qualification based on the race distinction. तो उनके अंदर एरोगेंस था, भाई हम तो ब्रिटिशर्स हैं, वी आर अंग्रेज, तो हम ज़्यादा रेशियली वी आर सुपीरियर बीइंग्स दैन दीज इंडियंस. तो इससे क्या हुआ, ये जो लोगों ने फील किया ना कि ये हमें कुछ समझते नहीं है, दे कंसीडर हर us as inferior beings. तो that also उनका जो blood boil होने लगा. No, this was not acceptable to people who were discovering this modern nationalism, who were discovering their glorious past. तो उनको ये acceptable नहीं था. That also gave rise to modern nationalism. So these were some national and international factors जिसकी वजह से एक modern nationalism का feeling, consciousness rise हुई Indians में. This is all for today's video. I hope you like it. Please like, share and subscribe this channel. It really means a lot. It will help you also to get these notes on different subjects. Answer को structure कैसे करें, both films and mains perspective से you will be benefited. Thank you. Bye bye. Love you all.